तो कोयलांचल धनबाद में नक्षत्र न्यूज का कॉन्क्लेव हो रहा है। सीधे आपको वहीं लिए चलते हैं जहां दिग्गजों का महाजुटान हुआ है। पर इस नक्षत्र न्यूज कोयलांचल कॉन्क्लेव 2025 में हार्दिक अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। क्या दादा? दादा हम बैठे इसीलिए आपको संभालने के लिए बैठे दादा हम तो अब हमारे बीच निरसा के लोकप्रिय विधायक अरूप चटर्जी जी मौजूद हैं, जो कि यूथ में तो पॉपुलर है ही, साथ में धनबाद में भी बहुत ज्यादा पॉपुलर है, क्योंकि ये विस्थापितों के लिए आवाज उठाते हैं, जो दबे कुचले तबके के लोग हैं उनके लिए उठाते हैं। हालांकि और भी ज्यादा जानकारी इनके बारे में हम लेंगे इस धनबाद कोयलांचल के कॉन्क्लेव में। उससे पहले एक नजर डालते हैं इनके एक प्रोफाइल पर। परिवार नहीं चाहता था कि आप राजनीति की राह में कभी कदम रखें, लेकिन पारिवारिक परिस्थितियों के बीच आप नौकरी छोड़ राजनीति में आए, और आए भी तो सीधे विधायक बने। 26 साल की उम्र में निरसा से अरूप चटर्जी विधानसभा तक पहुंचे। 26 साल की इस उम्र में अरूप चटर्जी पर दोहरी जिम्मेदारी थी। पिता की सियासी विरासत को भी आगे बढ़ाना था और विकास की राह को निरसा की तरफ भी मोड़ना था। अरूप चटर्जी आज तक अपनी इन दोनों जिम्मेदारियों को बखूबी निभाते आ रहे हैं। ना कोई दिखाना, ना ही कोई बनावट। आपकी सादगी, शांत स्वभाव और सरल मुस्कान ही सबसे बड़ी पहचान रही है। जनसेवा ही अरूप चटर्जी के राजनीतिक जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य रहा है। निरसा के अधिकारों के लिए संघर्ष करना, निरसा की समस्याओं के समाधान के लिए आंदोलन करना और हर परिस्थिति में निरसा की जनता के साथ खड़ा रहना ही अरूप चटर्जी की प्राथमिकता रही है। निरसा के लिए सड़क से लेकर सदन तक लगातार विधायक अरूप चटर्जी आशीर्वाद उठाते आ रहे हैं, और बदले में निरसा ने भी आपको बेहिसाब आशीर्वाद दिया है। पिता 3 बार तो आप 4 बार निरसा से विधायक बने। युवाओं के लिए रोजगार की बात हो या फिर मजदूरों के बकाये भुगतान की बात, मजदूरों के हक अधिकार की बात हो या फिर निरसा में दुरुस्त शिक्षा का प्रयास, विधायक अरूप चटर्जी हर मोर्चे पर डटकर निरसा की उन्नति के लिए खड़े रहते हैं। लाल दुर्ग के द्वार तक आज भी कई योजनाएं लाने की जिम्मेदारी विधायक अरूप चटर्जी पर है, जैसे हर घर पानी, निरसा को इंडस्ट्रियल जोन बनाना, मैथन और पंचेत डैम का कायाकल्प करना, अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम बनाना। उम्मीद है अरूप चटर्जी इन हर मुद्दों को निरसा की तरफ लेकर आएंगे। नक्षत्र न्यूज आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता है। तो एक बार जोरदार ताली हो जाए निरसा के लोकप्रिय विधायक के लिए। चलिए तो कॉन्क्लेव की शुरुआत करते हैं। जैसा कि सर आपने देखा अपने प्रोफाइल में, काफी संघर्षपूर्ण रहा है और विरासत में आपको ये राजनीति मिली है। हालांकि जिस तरीके से देखा गया, आप राजनीति में आना नहीं चाहते थे। एक पढ़ने लिखने वाला बच्चा, लड़का ऑफिसर बनना चाहता था। शुरुआत कैसे हुई राजनीति में आने की? सबसे पहले मैं नक्षत्र न्यूज को एवं यहाँ उपस्थित हमारे तमाम दर्शक, हमारे तमाम गेस्ट को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। और देखिए, धनबाद या झारखंड में के लोग जानते हैं, जो मेरे पिता जो लगातार 3 बार वहाँ जीतते आए 1990 से लेकर 2000 तक, उनकी धनबाद से निरसा जाने के क्रम में जब मोटरसाइकिल से जा रहे थे, उस समय दोपहर को पीछे से गोली मार के उनकी हत्या कर दी गई थी। और उस समय पब्लिक की बहुत प्रेशर थी जो उस परिवार से कोई आगे आए और नेतृत्व करे। तो
चूंकि मैं क्रॉम्पटन ग्रीव्स में काम करता था, मेरा परिवार कभी भी नहीं चाहते थे जो हम लोग राजनीति में आए, तो लेकिन जनता की दबाव, कॉमरेड ए.के. राय की सलाह पर हमें आना पड़ा और वो पहली इलेक्शन था 2000 जून में जो हमने पहली बार बिहार विधानसभा में जीते थे। सवाल ये है कितना मुश्किल रहा होगा आपको, एक जॉब में आप थे और अच्छे इंजीनियरिंग आपका बैकग्राउंड रहा है, राजनीति में आना और आ गए, लेकिन सोचे क्या कैसे जनता के बीच जाना है, अपनी बातों को समझाना, क्योंकि बैकग्राउंड फैमिली था लेकिन आप पॉलिटिकल व्यूज को नहीं समझ पा रहे थे। ये सचमुच मुश्किल होता है क्योंकि जब हम पहली बार जीते थे वो जस्ट 26 साल की उम्र थी और पूरी बिहार विधानसभा में सबसे कम उम्र के थे, लेकिन आमतौर पर क्षेत्र में काफ़ी परेशानियां होती थी, एडमिनिस्ट्रेटिव में काम करने में काफ़ी दिक्कतें होती थी। हमें उस समय भगत सिंह की हम लोग सोच पर चलते थे और लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन जो है अपने तरीके से चलती थी, तो उस समय हमें लगता था जो ना दूंगा ना लेंगे ना देंगे, तो ये स्थिति थी। लेकिन शायद उस दिशा में एडमिनिस्ट्रेशन, उस दिशा में कार्यपालिका काम नहीं करती है। लेकिन सबसे खुशी की बात है जो बिहार विधानसभा में सबसे छोटे होने के बावजूद भी माननीय मुख्यमंत्री से लेकर पक्ष विपक्ष सभी लोग झारखंड विधानसभा में भी जब हम आए नवंबर में, सभी लोग खड़े होकर बहुत मदद करते थे। हम अपनी क्वेश्चन की शुरुआत करते थे, बाकी हम उस समय देखते थे महेंद्र सिंह से लेकर राजेंद्र बाबू थे, आपके उग्रनाथ सिंह थे, उस समय फुरकान अंसारी थे, ढेर सारे सीनियर जो लोग थे, मतलब अगर ठीक से मंत्री जवाब नहीं दिए तो वो लोग खड़े होकर दबाव डालते जो भाई माननीय विधायक ये प्रश्न पूछना चाहते हैं, आप इनकी जवाब दीजिए। तो हाउस से इतनी मदद मिलती थी, प्लस उस समय स्पीकर हमारे नामधारी जी थे जो हम लोगों के गार्जियन स्वरूप थे, तो हाउस हमेशा नए सदस्यों को, माननीय स्पीकर महोदय अभी आए थे, हाउस हमेशा नए सदस्यों को चांस देती है, मदद करती है और पुराने जो भी सदस्य रहते हैं वो हमेशा ही उनको गाइड करने का काम करते हैं। लेकिन आप निरसा से विधायक चुने जाते हैं, निरसा में पलायन है, रोजगार की कमी नहीं है, विस्थापन है, अवैध खनन है, कई ऐसे मुद्दे हैं, इस पे आप क्या काम कर रहे हैं और कैसे सुधार करेंगे? देखिए, अगर ये समस्याएं देखें तो पूरी कोयलांचल की ये समस्या है, पलायन, विस्थापन से लेकर रोजगार। एक समय था जब आप बोल सकते हैं जो कोयला क्षेत्र में बाहर से काफी मजदूर, यूपी, बिहार, उड़ीसा, यहाँ से काफी मजदूर लोग आके बसे थे यहाँ रोजगार की तलाश में, और आज ये स्थिति है जो यहाँ से लोग जाते हैं बाहर, गुजरात, राजस्थान या तमाम जगहों पर साउथ में रोजगार की तलाश में। तो ये कहीं ना कहीं हम तमाम लोगों का, हम सबसे पहले तो बोलेंगे हम नेतृत्वकारी लोगों का ये बहुत बड़ा फेलियर है, ये गवर्नमेंट पॉलिसी की एक फेलियर है जो यहाँ हम लोग पलायन रोक नहीं सके, यहाँ से जो लोग आए इनको हम लोग ठीक रूप से रोजगार नहीं दे सके। एक टाइम में निरसा को औद्योगिक क्षेत्र का हब बोला जाता था, लेकिन ऐसी क्या वजह रही कि सारी चीज खत्म हो गई, अब लोगों के पास रोजगार नहीं है? तो ये गवर्नमेंट पॉलिसीज है। एक समय निरसा में आप बोल सके तो पूरी देश ही नहीं, एशिया के सबसे बड़े रिफैक्ट्रीज वहां पर था जहां बड़ी संख्या में लोग काम करते थे। कम से कम नहीं होने से भी हम समझते हैं जो 20 से 25 हजार लोग रिफैक्ट्री, हार्डकोक उद्योगों में जुड़े हुए थे, और भी ढेर सारी छोटी छोटी इंडस्ट्रीज थी। लेकिन गवर्नमेंट पॉलिसी चेंज होने के कारण, टेक्नोलॉजी चेंज होने के कारण आज के दिन अगर भिलाई स्टील रिफैक्ट्री यहाँ से लेते थे तो आज भिलाई स्टील ने अपने रिफैक्ट्री यूनिट लगा लिया। आज अगर बोकारो स्टील यहाँ से लेते थे तो बोकारो स्टील अपना रिफैक्ट्री लगा लिया। एवं टेक्नोलॉजी
चेंज होने के कारण वो सस्टेन नहीं कर पाए। 1200 मजदूर जहाँ काम करते थे, टेक्नोलॉजी चेंज होने के बाद 100-150 मजदूर वही काम होते, तो वो इंडस्ट्री जो है वो चल नहीं पाए। लोग लोन लिए, आस्ते आस्ते इंडस्ट्री बैठ गई, बंद हो गई। ये मेन कारण रहा है जो इंडस्ट्री का, उद्योगों का बंद होने का। सवाल ये है, आपका बैकग्राउंड कम्युनिस्ट पार्टी से रहा है, मार्क्सिस्ट का गठन किए, ए.के. राय एक समय बहुत बड़े नेता थे यहाँ पे, वो सांसद भी रहे, लेकिन निरसा से आगे वो पार्टी नहीं बढ़ पाई। आप जब संभाले कमान तो लगा कि धनबाद के कई अन्य विधानसभा में जा सकते, आपका गिरिडीह में भी असर है, बोकारो में भी असर है, लेकिन जब माले से आप गठबंधन की तो 2 सीट आई। तो वजह क्या रही कि लाल झंडा जो एक समय बुलंदियों पे था वो धीरे धीरे सिकुड़ता चला गया? देखिए, लाल झंडे या कॉमरेड ए.के. राय एक सिद्धांत और नीतिगत राजनीति के तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं, लेकिन आज के अगर राजनीतिक दौर देखें तो सेंटिमेंट की राजनीति, लोगों को भड़काव की राजनीति, तो जिस राजनीतिक दौर पर अभी चल रहे हैं इसमें काफी दिक्कतें होती है। हम लोग एक सैद्धांतिक तौर पर लोगों को समझाना जो ये सही है, ये गलत है। तो इस दौर में लाल झंडे को आगे ले जाना, नए युग के लड़कों को, नवयुवकों को इसके साथ जोड़ना, ये काफी कठिन हम लोगों के लिए हो जाती। तो वजह क्या मानते हैं सर? या दूसरे पार्टी की जो पॉलिसी रहती है वो, या फिर वो थोड़ा सा हटके सोचने लगे, युवा मोटिवेट नहीं हो पा रहे हैं? स्वाभाविक बात है, जो आज दिखावे की राजनीति, अगर कोयलांचल की राजनीति को हम देखें, हम छोटी सी घटना बोलते हैं, जो अगर बीसीसीएल की गेट में, हमें बड़ी गेट में हम जाते हैं तो हमें हमेशा सीआईएसएफ या दरवान रोक देते हैं, जो भाई आप नहीं जा सकते, अंदर से फोन आएगी तभी। लेकिन जब 6-6 काला गाड़ियां जाती है एक ही नंबर का, तो 10 मिनट आगे से ही लोग दरवाजा खोल देते हैं, तो लोगों को लगता है जो वो बड़े नेता है। तो ये समस्या मानसिकता लोगों की है। सिर्फ ये नहीं, हम बीसीसीएल तो एक एग्जाम्पल दे रहे हैं, हम कोई भी इंडस्ट्री में आप जाइए, कहीं भी आप राजनीति करने जाइए, तो गाड़ियों की जो काफिला जाती है तो लोगों को लगता है यही सबसे बड़ा नेता है। आप अगर किसी अधिकारी को गाली दे दे तो लोगों को लगता है अरे यही ठीक नेता है। लोग ये नहीं देखते जो उनके अंदर क्या है। हम कॉमरेड ए.के. राय ने एक चीज सिखाया था, जो वो बोलते थे वो करते थे। अगर विदेशी चीजों का उसने विरोध किया तो जिंदगी भर विरोध किया, उसने कभी भी विदेशी चीज, एक कपड़ा नहीं पहने। लेकिन आज देखिए, सारे नेता विदेशी का विरोध कर रहा, अपने देश का चीजों को अपनाने की बात करते हैं, लेकिन आप हर कपड़ा, आप अंडरवियर से लेकर सारे चीज देख ले, वो विदेशी पहने हुए। तो ये चीजें जो हैं आज के दौर में, ये एक राजनीतिक ये है जिसके कारण हम लोग शायद उस ये में ढल नहीं पा रहे। वो ढलने से हो सकता है हम लोग भी आगे जा सकेंगे। इसको लेकर आप क्या करेंगे कि लोग स्वदेशी अपनाएं, स्वदेशी चीज को ज्यादा वैल्यू करेंगे, अपनाएंगे, तो यहाँ के जो लोग हैं उनको रोजगार इसके तहत मिलेगा? निश्चय ही स्वदेशी अपनाएंगे तो यहाँ के लोगों का अगर चीजें जुड़ेगी। आज हम लोग अगर इस देश की प्रोडक्ट खरीदते हैं तभी जाके हम लोग ये करेंगे। हम लोग अपने देश में तो कम से कम सेल करने की ये कैपेसिटी हम लोग रखेंगे, यहाँ की इंडस्ट्री रखेंगे। अब सवाल ये है कि आप अभी सरकार में शामिल हैं, मंत्रालय नहीं लिए अलग बात है, लेकिन क्या योजनाएं सरकारी आप अपने इलाके में लाएंगे? जो आपने मुद्दा गिनाया, पलायन है, बेरोजगारी है, पेयजल की भी समस्या आपके इलाके में बहुत है, तो क्या सामंजस्य है अभी सरकार के साथ? देखिए, खास करके मेरे विधानसभा क्षेत्र पे सबसे बड़ी पेयजल की योजना पूरे झारखंड में, उस समय ग्रामीण अंचल में पहली बार पाइपलाइन से पानी देने की योजना की शुरुआत हुई थी 2017 में। हम लोगों ने सैंक्शन करवाया था। वो आशा करते हैं जो इस 3 साल में हम लोग कंप्लीट करेंगे। निरसा, गोविंदपुर, पूरी विधानसभा में हम लोग पानी की योजना घर घर में हम लोग पाइपलाइन के द्वारा देंगे। देखिए, हमारी जो सोच है वो आगे की सोच है। हम नहीं समझते हैं जो सामुदायिक भवन बना के, पीसीसी रोड बना के या ड्रेन बना के कोई विकास हो सकती है। ये तो नेचुरल प्रोसेस है जो आस्ते आस्ते होती रहेगी। अगर
भविष्य के तरफ सोचे, हमको 25 साल 50 साल आगे की सोचनी होगी, जो हमको परिकल्पना करनी होगी, जो हमको धनबाद को कहाँ ले जाना है। लेकिन अरूप जी, एक बड़ा सवाल उठता है, जैसे आपने बोला सड़कों की बात की, कई ऐसे जगह हैं अगर सड़कें नहीं है वहां तक तो जो लोग बीमार पड़ते हैं उनके तक एम्बुलेंस नहीं जा पाती है और लोगों को पगडंडियों में उठा करके, खाट पर उठा करके मरीज को अस्पताल पहुंचाना पड़ रहा है। तो पीसीसी सड़क नहीं होगी और अभी 25 साल का झारखंड हो गया है, कितनी दुर्भाग्य की बात है ये। नहीं, देखिए धनबाद में हम समझते हैं जो ऐसी परिस्थिति नहीं है, ये ऐसी रिपोर्ट्स कभी कभी पेपर में आती है, न्यूज में भी हम लोग देखते हैं, है कई एक जगह, लेकिन उसमें कहीं जमीन की विवाद है, कहीं और कोई विवाद है जिसके कारण रोड नहीं बना पा रहे। लेकिन रोड की कमी हम समझते हैं जो कम से कम धनबाद जिले में बहुत नहीं है। जो है वो नॉर्मल प्रोसेस में हर साल जो हम लोगों की कोटा मिलती है, डीएमएफटी फंड है, CSR फंड है, इन तमाम चीजों से आस्ते आस्ते हो रही है, वो हम समझते हैं जो होते रहे। वैसे धनबाद कोयलांचल में कॉन्क्लेव हो रहा है और इसको लेकर के बताया जाता है और सबको पता है कि देश को सबसे ज्यादा खनिज संपदा देता है, उसकी हिस्सेदारी ज्यादा है, तो धनबाद बहुत डेवलप होना चाहिए, लेकिन जिस तरीके से डेवलप होना चाहिए वो नहीं है। यहाँ एयरपोर्ट नहीं है, बड़ी हॉस्पिटल नहीं है, तो इसको समृद्ध बनाने के लिए आप लोग क्या कर रहे हैं, क्योंकि आप सरकार में भी हैं, गठबंधन की सरकार के हिस्से हैं। थोड़ी धनबाद की जो जनप्रतिनिधि है राजनीति से ऊपर उठ के सोचे तो हम समझते हैं जो सब कुछ बहुत दिक्कत नहीं है। हॉस्पिटल भी बन सकती है, सब कुछ हो सकती है यहाँ पर। यहाँ पैसे की कमी नहीं है, लेकिन पैसे कुछ लोगों की पॉकेट्स में है, जनता के पास नहीं है। थोड़ी समाज में जाए तो हम समझते हैं जो सब कुछ हो सकती है। लोग यहाँ कोयला से बाहर सोचे कुछ तो हम समझते हैं जो बहुत कुछ हो सकती है। लोगों की ज्ञान ज्यादातर कोयला में ही सीमित है, दूसरे तमाम सेक्टर्स में सीमित नहीं है। हम समझते हैं जो भविष्य में हम लोग एक अच्छे हॉस्पिटल यहाँ पर इस दिशा में भी काम कर रहे हैं। सदर हॉस्पिटल को हम लोग मेडिकल कॉलेज में तब्दील करने के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। हम लोग सेंट्रल हॉस्पिटल को भी भविष्य और अच्छे हॉस्पिटल, सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के लिए काम कर रहे हैं। हम अपने क्षेत्र में ESI माइथन को एक मेडिकल कॉलेज में तब्दील करने के लिए हम लोग काफी आगे बढ़ चुके हैं। तो इन तमाम दिशा पे हम लोग काम कर। एक सवाल है, जब A.K. राय जी थे तो मजदूर संगठन कई लोग चलाते थे, लेकिन उनके सामने मजदूरों को लगता था कि उनका अधिकार मिलने वाला है, उनका अधिकार दिलाने वाला कोई है। लेकिन आज कई मजदूर संगठन है जिसमें आपकी जो पार्टी है, जो थोड़े से कम्युनिस्ट विचारधारा, वो थोड़े एग्रेसिव होते हैं मजदूरों को लेकर। क्या लगता है कि मजदूरों के नाम पे राजनीति हो रही है कोयलांचल में, उनके लिए सच में सोचा जा रहा है? देखिए, मजदूरों के नाम से राजनीति अभी जो बोल रहे हैं वो ज्यादातर जगह पे वही देखा जा रहा है। समस्या ये है जो लोग मजदूर राजनीति में सक्रिय हैं वही लोग आउटसोर्सिंग के ठेकेदार भी हैं, वही लोग ट्रांसपोर्टर भी है, जो इसकी मुख्य समस्या है। तो राजनीति के तरह किया जाए, राजनीति के आड़ पर अगर ठेकेदारी हो तो हम समझते हैं मजदूरों की शोषण नहीं हो। चलिए अरूप जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बहुत बेबाकी से अपनी बात को रखी, नक्षत्र न्यूज के चैनल आए और आप एक बहुत लोकप्रिय नेता है जिसको लेकर के जो पब्लिक है वो भी आपसे बहुत सारे उम्मीद लगाए हुए हैं। नक्षत्र कॉन्क्लेव में आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद। और अब स्मृति चिन्ह हम प्रदान करेंगे और अंग वस्त्र के साथ सम्मान देंगे। महोदय को मैं पुनः निवेदन करती हूँ MD नक्षत्र न्यूज श्री राकेश ओझा सर से और साथ में श्रीमती मेधा मैम प्लीज। माननीय विधायक निरसा श्री अरूप चटर्जी जी का हम सम्मान करेंगे और स्मृति चिन्ह प्रदान करेंगे ताकि नक्षत्र न्यूज कोयलांचल कॉन्क्लेव 2025 की तमाम यादें, तमाम स्मृतियां आपके जहन में रही। तालियां एक बार फिर से हो जाए, तालियों की गूंज हमेशा रहनी चाहिए स्मृतियों में। बहुत बहुत धन्यवाद सर।